एक्सरसाइज 1.2 के पहला प्रश्न से हम बनाना शुरू कर रहे हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल आभास आभास संख्या सिखा है ना, किसको कहते हैं? वैसी संख्या परिभाषित करो तो बिट्टू, आभास संख्या को आभास संख्या को परिभाषित करो। अब देख के परिभाषित करेगा। आभास संख्या किसे कहते हैं, बताओ जल्दी। तो हम तुमको देख के बोलने के लिए कर रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं कि हम बताओ, तुम उसमें देख के बताएगा रीडिंग करके ये भाषा किसे कहते हैं। देखो, एक दिन भाज लिख देते हैं, भाज, एक दिन भाज। और भाज या भाज में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम 4 ले लें, तो 9, 12, रुको ना अभी, एकरा में 3, 5, 7, 11। देखो, भाज संख्या उसे कहते हैं जो अपने, देखो, एक के अलावा एक और 4, जैसे 4 की यदि बात किया जाए, भाज संख्या की यदि बात किया जाए तो 4 वैसी संख्या है तो 4 से भी कटेगा, साथ में 1 से भी कट जाएगा ना, 1 से भी कट जाएगा, ये स्वयं से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, उसके अलावे यह 2 से भी कट जाएगा। लेकिन तुम इसमें 3 का बात करो, देखो ये 3 जो है ना, 3 से कटेगा यानी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से न कटेगा, जिसके कारण ये संख्या जो 3 है आभास संख्या कहलाएगा। 5 में भी वही बात है, 5 भी है, ये 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, यानी कि खुद से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा, क्या कहलाएगा? आभास संख्या कहलाएगा। 5 भी तुम्हारा आभास संख्या है, 7 भी आभास संख्या, 11 भी है। इधर देखो 9 को देखो, 9 तुम्हारा 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा, उसके अलावा 3 से भी कट जाएगा, कट रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि भाज संख्या किसे कहते हैं, तो परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा कि वैसी संख्या जो 2 से नहीं, जो स्वयं से और 1 के अलावे, 1 और स्वयं के अलावे किसी और से भी कटे, वो भाज संख्या कहलाएगा। 1 और स्वयं के अलावे किसी और से ना कटे, वो भाज संख्या कहलाएगा। तो उसी जो जैसे 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कहने का मतलब ना कि तोड़ तोड़ के लिखना है। और जैसे देखो 140 है तो करो एक ना, जैसे मान लो कि पहला प्रश्न बना रहे हैं तो कॉपी पर साइड में रफ लिख देंगे, ROE रफ लिख के 40 के ना होगा तो इस तरह से तोड़ देंगे। 2 से ही 70 बार में, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 बार में, और 140 बराबर इधर यहाँ लिख देंगे कि 2 गुने 5 गुने 7। चाहे तो एक बार और लगा सकते हैं, तो 7 से लगेगा तो एक बार में। देखो कि जो भी संख्या है ना, यह भाज संख्या है ना। तो 140 के जब हम खंडे खंडे तोड़े तो जो संख्या मिल रहा है 2, 5, 7, सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यही ना कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है। तो देखो गुणनफल है ना, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा गया 40 के। और उसी ही अगला प्रश्न 156 है, तो इसको भी साइड में रफ लिखेंगे, ROU 56 के भी अभाज्य गुणनफल कर देते हैं। 2 से 7 के बार में 7 8 बार में है ना, यानी कि 78 बार में टोटल। फिर 2 से 40 बार में ना, फिर 3 से 2 से तो नहीं लगेगा, 13 बार में। बस यहाँ तक रहने दे, 13 से लगाने की जरूरत। यहाँ हम क्या करेंगे? 156 बराबर 2 गुने 3 बन गया 13 हो रहा गया, बन गया ये भी। चलो तीसरा प्रश्न आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तो 38, 25 है, मिस्टेक से लिखा है यहाँ ना, पिछला, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न क्या है? तो 38, 25। तो करते क्या है कि 38, 25 के हम अभाज्य गुणनफल करते हैं, नहीं जाएगा, हो जाएगा ना 38, 25 अभाज्य गुणनफल। कितना से लगाएगा? 200 तो नहीं लगेगा, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 300 तो लग जाएगा। 3 से लगाते हैं, तो एक बार में 3, 2 बार में 6, 7 बार में कई, 5 बार में, ठीक है इतना। कितना से लगाएगा? 3 से फिर लगेगा, 4 बार में 12, और 2 बार में 6, ठीक। अब किससे लगेगा? 4 2 6, 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। तो 5 से
8 बार में 4 40 और फिर 5 बार में, हाँ फिर 5 से 17 एक 17 बार में, हाँ 17 पे 85 और फिर 17 से एक एक बार में। ठीक, तो हम करेंगे क्या कि 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 ना 17 हो गया। एक और लास्ट 5 बताएंगे, 6 अपने से बनाने के लिए हम छोड़ देंगे। 5वां प्रश्न में गलती है, डबल डबल जीरो जीरो है, 5 यहाँ डबल जीरो और फिर 5 ROU तब बाद 5 5 कितना से लगाया सबसे 5 पहले? से लगेगा 5 से एक दो एक ठीक है। अब किससे लगेगा? 3 से ना लगेगा, अब किसी और से लगवे नहीं करेगा अब यहाँ से। किससे? 7 से 1 डबल जीरो 1 है, 7 से लगाते हैं तो एक बार में 7 लग गया। लग गया, 4 28 2 एक 3 बार में, यानी कि 7 से एक 4 3 बार में ना, या 3 बार में यहाँ पैसा आ जाएगा ना 143 143 भी लगेगा किसी से? ये तो किसी से ना लगेगा, 143 का भाग संख्या दिख रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे 5 डबल जीरो 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 1 4 हो गया। तो लग रहा है चलिए हम बना देते हैं आगे। 11 से के बार में? 11 से 12 बार के बार में, 13 बार में, 13 बार में, तो 11 से 13 बार में 1 4 3 ठीक, 11 से हम लगाएंगे तो एक बार में 11 फिर 3 अच्छा बार में 33 ठीक है ना, लगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ बढ़ा के लिख देंगे क्या क्या, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 13 ये आंसर। तब सब बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मतलब कुछ प्रश्न छोड़ दिए, छठा अपने से बनाओगे। तो इस प्रकार से तुम्हारा पहला प्रश्न समाप्त हो गया है ना, कि तुम एगो प्रश्न अपने से बना लोगे। अब दूसरा के पहला कौची है प्रश्न, कौची है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। मतलब ये सत्यापित करना है, क्या सिद्ध करना है कि दोनों संख्या जो है ना उसको गुणनफल करेंगे, यानी कि दोनों संख्या गुणनफल करेंगे तो बराबर होगा के कर जो इसका एचसीएफ आएगा वो कर, अब साथ में जो इसका एलसीएम आएगा उसका सत्यापित करना है। तो एचसीएफ निकालते थे पहले यूक्लिड विभाजन से निकालते थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम यूक्लिड विभाजन से, यहाँ कुछ कह नहीं रहा है तो हम अभाज्य गुणनखंड या जो भी इच्छा हो उससे हम निकाल सकते हैं एचसीएफ। एलसीएम तो जैसे निकालना चाहे उसे निकाल सकते हैं। चलो पहला प्रश्न, क्वेश्चन ठीक है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 26 और 91 दिया हुआ है, तो करें क्या ना, हम इसको अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले गुणनखंड तोड़ देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 26 के भी और 91 का भी। देखो ये 2 से 13 बार में लग जाएगा, ये 13 से लगाएंगे तो ये एक बार में लग जाएगा, फिर इसको कितना से लगाएं 7 से लगाएंगे, 13 से नहीं, मतलब 13 से भी लगा सकते हैं लेकिन पहले है ना जब नहीं लगता है तब आगे बढ़ते हैं। 7 से ही के बार में 13 बार में, फिर 13 से एक बार में। इतना बड़का लंबा पाई खींचने की जरूरत नहीं था, है ना, छोटा हो गया। ठीक है, हम 26 बराबर लिख देंगे और उसके बाद 91 बराबर लिख देंगे। तो इस बार क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने 13। साथ में हम एक भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरी फिलहाल अभी नहीं। तो जो मैच करता है दोनों में एसीएफ कहलाता है। एसीएफ बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक,
एक बनना है तो इसे करके इनने 26 और यहाँ गलती करी थी, 96 लिखा गया है ना, 91 ना। अब 26 और 91 फिर से लिखेंगे, आपकी एलसीएम निकालेंगे। तो 2 गुने 13, 26 के बदले लिख सकते हैं, 91 के बदले 7 गुने 13 लिख सकते हैं। अब फिर भी एक और मैच कराता है, जो मैच करता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं। यहाँ एलसीएम बराबर लिखेंगे, एलसीएम बराबर 2 गुने 7 गुने 13, तो कितना आएगा, गुना करेंगे तब 7 में 14, 14 में 13 से गुना हो जाएगा, 14 में 13 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 है, फिर 14 एकम 14, तो 182 आ जाएगा, है ना। अब सत्यापित करना है तो क्या लिखा हुआ है कि दो संख्या का गुणनफल, तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये लाइन को हम लिख, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम होता है ना। है तो दोनों संख्या कौन कौन है, दोनों संख्या 26 और 91 है, तो इधर 26 गुने 91 लिख देंगे, और बराबर की इस तरफ एचसीएफ 13 है, एलसीएम 13 गुने 182। अब देखो 26 से 91 गुना करके यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद 13 182 गुना करके इधर लिख देंगे, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तो बराबर आ जाएगा, तो मतलब कि सत्यापित हो जाएगा। गुना कर देते हैं, चलो 26 में हम 91 से गुना करें, तो 26 9 6 54 की 4 बाकी अपने 5 18 5 30, यानी कि 100 ठीक है, यानी क्या गया 23 66। इधर भी गुना करके देख लेते हैं, तो 82 में 13 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 18 54, अपने यहाँ तो 82, सामने 6 8 5 13, ठीक है, इधर भी आ गया 23 66। तो लिखोगे कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, और यह सत्यापित हुआ चाहे प्रूफ लिख देंगे। सरकारी प्रश्न आया कौन समझ में? हाँ, हिंदी में यदि बात किया जाए तो तुम्हारा लसा कहलाता है और यह मसा कहलाता है, ठीक। तो बेसिक है, हम समझाए ना कि लसा मसा वास्तव में होता क्या है, हम एलसीएम समझाए विस्तार से, एचसीएफ समझाए हैं विस्तार से, है ना। देखो हम समझाने का प्रयास करते हैं एक बार, जैसे कि कुछ संख्याएं देवर रहे हैं 6 8, देखो जब मान चलो कोई चीज पहले से जान रहे हो ना, तो उसको समझाने का तरीका भी देखोगे किस तरह से हम इसको हम समझा सकते हैं, पहले से तुम जानते हो। अब जैसे तुमको कह दिया जाए कि 6 8 12 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम, तो अंदाजा पर भी इसका निकालते हैं तो कितना आएगा 24 आएगा, इसका एलसीएम 24 रहेगा, है ना, 24 होगा ना, 12 24 8 24 है, और 4 की 24, और जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इससे बराबर इससे क्या आएगा, तो बात को समझो, एलसीएम क्या है, इसे एलसीएम में हम वैसी संख्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम में इसका फुल फॉर्म में बात किया जाए तो लोवेस्ट सी से कॉमन मल्टीपल, आईएम से मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का पूरा नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब एलसीएम वास्तव में हम क्या ज्ञात करते हैं, जैसे इसका मान करके बनाएंगे हमें 6 8 12, ऐसे करके हम एलसीएम निकालेंगे, 2 से क्या बार में लग जाएगा, 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, फिर इसको 3 से लगाएंगे, ना 2 से लगेगा ना, अभी गलती कर दिए, 2 से लगेगा तो 3 जो करते हैं उतर जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, अब 3 से लगाएंगे 1 बार में, 1 बार में, तो इसमें 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 4 से 12 12 दूनी 24 आया। तो हम जानना चाहते हैं जो 24 आया, 24 क्या आया, तो तुम कहो कि एलसीएम आएगा, कि मेरा कहने का मतलब कि एलसीएम वास्तव में होता क्या है, ये 24 ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ, तो 24 जो है ना सबसे छोटी संख्या ज्ञात हुआ, किसके लिए, इन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए, हाँ
मतलब ये तीनों संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या है ना, ये 24 है। तो 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। 24 से छोटा संख्या कोई और अब नहीं है। तो 6 से कटे, 8 से कटे और 12 से कटे, यही एलसीएम ज्ञात होता है। 24 से बड़ा है, 24 से बड़ा तुमको मिल जाएगा। 24 में 48 है। 48 देखो, 48 जो है 6 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, 12 से कट सकता है। लेकिन जो ये 24 है ना, सबसे छोटा संख्या है तीनों के लिए। बात समझ रहे हो पवन? ये तीनों के लिए ये जो 24 है ना, सबसे छोटी संख्या है। एक से छोटा, 24 से छोटा कोई नहीं है जो तीनों से कट सके। है कोई? तो बताओ तो। नहीं है। अब तो एलसीएम समझ में आया ना कि एलसीएम से वास्तव में क्या ज्ञात होता है। एक और उदाहरण देते हैं, जिसमें मान लो 4 लिख देते हैं, फिर यहाँ 8 लिख देते हैं, फिर वो 10 लिख देते हैं। इसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से बिना बनाए भी तुम बता सकते हो। छोटी से छोटी संख्या हम ढूंढ लेंगे कि कौन है जो तीनों से कटे। बताओ तो। 40 नहीं, 20 नहीं, 40। 8 से ना कटेगा 20 है, 40 है। 4 से 10 बार में, 10 से 4 बार में, 8 से 5 बार में कट जाएगा ना। तो एलसीएम समझ में आ गया कि आखिर वास्तव में एलसीएम होता क्या है। अब एचसीएफ समझ लो। एचसीएफ, इसको हिंदी में बता हिंदी की लसा कहते हैं। इसको मतलब इसको एलसीएम यानी कि लसा हिंदी में, यानी कि लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त, यानी कि शॉर्ट में मसा। तो अब इसी एग्जाम्पल को देखते हैं फिर से। 6 है, 8 है, 18 लिख दिए। 6 है, 8 है, 12 है। 6, 8, 12। तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ मान लो इसको ज्ञात करें, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हो? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते क्या हो कि अभाज्य गुणनफल करते हो। 6 बराबर लिखेंगे 2 गुने 3। 8 बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुने 2 गुने 2। 12 बराबर क्या 12 बराबर क्या लिखेगा? 2 गुने 2 गुने, अभाज्य गुणनफल करेंगे, 6 से शुरू ना करेंगे, 3। तो देखो जो सब में मैच करता है वो तुम्हारा एचसीएफ कहलाता है ना। और कोई तो मैच नहीं कर रहा है, 3 सब में नहीं है, 2 सब में फिर नहीं है। तो कहने का मतलब कि जब 6, 8, 12 का एचसीएफ निकाला जाए तो तुम्हारा 2 आया। फिर क्या आया? 2 आया। तो 2 पता है सबसे बड़ी संख्या है। 2 जो है 6 के लिए, 8 के लिए और 12 के लिए सबसे बड़ी संख्या है, जो तीनों को काट सकता है। जो 2 है ना, ये तीनों को काट सकता है। किस बात समझते हैं? देखो 6, 8, 12 का जब हम एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ क्या आया? 2 आया। तो 2 की खासियत है ना कि सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या है तीनों के लिए। ये तीनों इसको काट सकता है। इसमें बताओ तो 4, 8, 10 में कौन है? इसमें भी एचसीएफ है। एचसीएफ में समझा रहे हैं। तो 4, 8, 10 का एचसीएफ की बात किया जाए तो एचसीएफ कौन है? 2 है ना। 2 सबसे बड़ी संख्या है, जो 4 को भी काट सकता है, 8 को भी काट सकता है, 10 को भी काट सकता है। ये 3 की बात किया जाए तो कोई ना कटेगा। यदि तुम मान के चलो कहो कि हमें किस 4 की बात करते हैं, सबसे बड़ा 4, तो 4 से देखो ना ये कट जाएगा, लेकिन 10 ना कटेगा। तो पता है एचसीएफ से क्या ज्ञात होता है? यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात होता है जो तीनों को काट सके। तो समझ गए। एलसीएम में लोवेस्ट नंबर ज्ञात करते हैं तो तीनों से कट सके, तो तीनों से कट सके। ध्यान दो, यहाँ तीनों से कट सके। एकरा में क्या है? जो तीनों को काट सके। एचसीएफ में तीनों को काट सके, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट सके। ये वास्तव में एचसीएफ है और ये वास्तव में एलसीएम। अब जाके तुम समझो। पहले तो इसे बना देते थे कि हाँ एलसीएम निकालना है, 6, 8, 12 है तो इसका एलसीएम 24 है, केवल इतना ही समझते थे। अभी विस्तार से वास्तव में एलसीएम क्या होता है समझ में आ गया होगा। समझे ना। तो इसको पूरा मिटाते हैं। ये लिखवा देंगे अनतः से पवन नहीं लिख ले हैं, पूरा मिटा रहे हैं हम। अब 510 है, 92 है। तो 510 का भाज्य गुणनफल कर देते हैं इस प्रकार से, और 92 का भी 2 से लगाएंगे। क्या बार लगेगा? यहाँ 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 बार में। ठीक है। फिर 3 से लगेगा ये। देखो 5, 7, 5, 12 लगेगा। जो हल्का 12 जो आया 3 से कट जाता, पूरी संख्या 3 से कट जाता, नियम है ना। यही तो नियम मतलब कि पिछले क्लास में सिखाए हैं। तो 255 है तो इसका सबसे पहले हम 3 से लगाएंगे तो क्या बार में 8 बार में 24 लग जाएगा। अब 5 बार में 15। ठीक है ना। 3, 8, 24 तो 1 बज जाएगा। 5 से लगाइए 17। 5 से लगाएंगे तो ये 17 बार में, फिर 17 से लगाएंगे तो ये 1 बार में। ये बताओ 2 से 40 बार में, ये 2 से 23 बार में। अब तो लगभग नहीं करेगा ना लगेगा।
तो 23 लगा देते हैं एक बार में। ठीक, अब 510 यहाँ लिख देंगे, उसके बाद यहाँ 92 लिख देंगे। 510 2 गुने 3 गुने 5 गुने, और फिर उसके बाद एक में 2 गुने 2 गुने 23 फिर से लिख दें। तो ये एफ निकालने के लिए होगा। और अगला बार 510 92 2 गुने 5 गुने 17, ध्यान देना कहीं गलती ना करें। 2 गुने 2 गुने 23 में एलसीएम। तो देखो एसीएफ तो आसान है, केवल जो मैच करता है वही लिखा जाता है, तो और कोई मैच नहीं कर रहा है तो एसीएफ तो रहेगा ना, ठीक है ना। लेकिन एलसीएम में जो मैच करे उसको एक बार लिखते हैं, जो ना मैच करे उसको भी लिखते हैं। यानी कि 2 गुने, पहले 3 लिखें, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, यानी कि यहू सब लिखा गया, सब यहू लिखा गया। तो द्वितीय 6 6 25 30, यहाँ तक 30 आया। एक 2 से गुना करेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो पहले इतना लिख लेते हैं कि 60। अब 17 में 23 से गुना कर देते हैं, 17 में 23 है, चाहे 23 में 7 21 की एक बार कहें 2 7 14 2 कम 23 1 6 3 9 और 2 1 3 391। अब किससे 60 से गुना करना रह गया ना, तो 60 को बदले में 6 से गुना कर देते हैं। तो 6 और 9 6 54 की 4 और 5, अच्छा तो 18 5 23 कितना आया 23 460। अब वही चीज लिखना बाकी रह गया कि दो संख्याओं तो एसएफ निकल गया है और एलसीएम निकल गया है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का होगा एसीएफ गुने एलसीएम। यही चीज अब दर्शाना है। तो दोनों संख्या कौन है 510 गुने 92 और उसके बाद 2 गुने 23 460। ठीक है, समझ में आते जा रहा है ना राधा, समझ में आ रहा है ना। तो अब गुना करते हैं 510 में 92 से, तो 92 गुने 51 गुना करते हैं 92 और फिर 5 10 9 45 1 40 2 9 40। हाँ तो इन्हें यहाँ लिख देंगे 46 900। इधर गुना करते हैं तो देखो ना 2 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 और फिर 23 दूनी 46 23 ना बचल है। एच बराबर हो गया RHS के। इस प्रकार हम कर दिए कि साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया, तो है ना आसान है। तो दूसरा के हमें पहला ही बना दिए, दूसरा ही बना दिए, तीसरा नहीं बनाएंगे, तीसरा छोड़ देते हैं अपने से बनाने के लिए। पौनी सब तुम ना बने हो तो तुम सबके सब पूरा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला के तीसरा में दिक्कत नहीं होना चाहिए या पहला के पांचवा में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब तीसरा में लगते हैं। तीसरा में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ विधि मेंशन कर दिया, यदि परीक्षा में भी विधि मेंशन कर दे, यदि यूक्लिड विभाजन एसीएफ निकालने के तो यूक्लिड विभाजन निकालेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड कह दे तब अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे, ध्यान देंगे, ठीक ना। तो ये तो आसान है, 12 15 का, इसके क्या मतलब कि एसीएफ एलसीएम निकालना है, तो इसको बनाते हैं। देखो सबसे पहले 12, उसके बाद 15 और फिर उसके बाद 21, 2 से ही 6 बार में, फिर 2 से ही 3 बार में, फिर 3 से ही 1 बार में, ठीक है। 3 से ही 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, 3 से ही 7 बार में, 7 से ही 1 बार में। हम 12 बराबर लिखेंगे, 15 बराबर लिखेंगे, फिर उसके बाद 21 बराबर लिखेंगे, ठीक। तो क्या क्या लिखेगा 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 भी लिख देते,
एक लिखे, हाँ लिखना, इसमें जरूरत पड़ेगा एक का लिखना ना। एसीएफ निकालते वक्त जरूरत पड़ेगा। 15 को बदले 3 गुने 5 गुने 1, और 21 से बदले 3 गुने 3 एनसीएफ हो जाएगा। अच्छा हाँ, एसीएफ एक लिखने का जरूरत नहीं, हमको लगा कि नहीं मैच करेगा। 3 मैच कर गया है ना। अगर नहीं मैच करता तो तुम्हारा एक एसीएफ हो जाता, यानी कि एक को घेरा लगा देते हैं। देखो सब में भी हम एक लिख सकते हैं, लेकिन एक का कोई अहमियत ना रहता है, एक कुछ गुना करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 जो है जो सब में है, एसीएफ लिखा जाएगा क्या, एसीएफ बराबर 3। क्या निकल गया, एगो एसीएफ निकलना था, एसीएफ निकल गया, क्या निकालना रह गया, एलसीएम निकालना रह गया। तो क्या करेंगे ना कि फिर से 12 15 21 लिख देंगे, नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी यहाँ एलसीएम लिखो ना, एलसीएम यहाँ लिख दो, और फिर जो मैच किया उसको एक बार लिखेंगे। देखो एक बताएं कि लिखने की जरूरत नहीं, ले एसीएफ में नहीं लिखे थे, तो 3 सबसे पहले लिख दिए हैं, 2 गुने 5 गुने 7, तो तुम्हारा क्या हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, यानी कि 420 आ जाएगा, है ना, गुना करेंगे तो एसीएफ तुम्हारा 3 और एलसीएम 420। आगे पहला प्रश्न समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न, 17 है, 23 है, 29 है। ठीक है ना, तो ये तो सीधा भाग संख्या लग रहा है सबके सब, कि न 2 से लगेगा न 3 से लगेगा, कि पूरी 17 से लगेगा एक बार में, ये 23 से लगेगा एक बार में, ये 29 लगेगा एक बार में। हम 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर लिख देते हैं, का तौर के लिख सकते हैं, तो 17 गुने 1 लिखा जाएगा, 23 गुने 1 लिखा जाएगा, 29 गुने 1 लिखा, जो सब में मैच कर रहा है क्या हो जाएगा, एसीएफ। तब 17 23 29 सब कोई में है या नहीं है, एक न है जो सब में है, तो एसीएफ बराबर तुम्हारा 1। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम में 1 लिखने की जरूरत कौन सी है, एक तो गुना करेंगे तो नहीं रह जाएगा, तो 17 में 23 से गुना कर दो, 23 में 29 से गुना कर दो, जो आएगा वो, सॉरी हाँ 29, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। गुना कर लेना, गुना नहीं करने जाएंगे, कर लोगे ना बाबा ने गुना। तुम्हारा आएगा कुछ रह गया 8 9 25, तो भी बना दें, 8 बार 8 बन जाएगा। चलो लिख दिए हैं तो बना ही देते, 2 से ही 4 बार में, फिर 2 से ही 2 बार में, 3 बार में, फिर 3 से ही 1 बार में, 1 बार में रहते हैं, 5 से ही 5 बार में, 5 एक बार में। समझ रहे हो तो देखते जाना, दिक्कत होगा तो बोलना। 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर, हाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 3 गुने 3 गुने 1, 5 गुने 5 गुने 1, एक ही है जो सब में मैच कर रहा है, और कोई है नहीं ना है, एसीएफ तुम्हारा 1 हो गया। अब एलसीएम निकालो, एलसीएम देखो कोई ऐसा नहीं कि मैच करे, तो कोई मैच नहीं करा, सब सब अलग अलग है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, 5 गुने 5। देखो ना गुना कैसे करना, गुना थोड़ा ध्यान से करना, 2 में 5 गुना करो 10 हो जाएगा, फिर 2 में 5 गुना करो 10 हो जाएगा, ठीक, तो यानी कि 100 टोटल आ गया, 3 3 9 2 2 18, 3 3 9 9 2 18, 18 पर क्या सुनना, 2 सुनना 1800 आंसर आया, समझ पाओ नहीं कैसे गुना किया हम यहाँ। 2 में 5 से किया तो 10 का जीरो बैठाने के लिए रहेगा, फिर 2 में 5 से गुना किया तो 10, फिर जीरो बैठाने के लिए रहेगा, 3 3 9 9 2 18, ठीक है ना। चलो चौथा प्रश्न, तीसरा के सब कंप्लीट करवा दिए। चौथा प्रश्न है, देखो एसीएफ दिया हुआ है, 2 संख्या है, कितना कितना है, 306 है और 657 है, ठीक ना, जिसका एसीएफ तुम्हारा 9 दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। देखो ये तुम्हारा पहली संख्या मान लेते हैं, तुम्हारा दूसरी संख्या है, दोनों संख्या का एसीएफ तुम्हारा 9 है, उसी प्रकार ये दोनों संख्या के, पहली संख्या दूसरी संख्या के एलसीएम ज्ञात करना है। तो तुम डायरेक्ट नहीं बनाओगे, वो नियम है, नहीं मतलब नियम से भी, फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं।
चलो तो 300 नहीं, पहले नियम सबके सब लिखवा देते हैं। नियम जो है वो तुम्हारा नियम था, देखो ना किताबें में नियम है वाला नियम है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एसीएफ गुने एलसीएम होता है ना, यही तुम्हारा नियम है। यही नियम से तुम्हारा चौथा बन जाएगा। दो संख्या है ना, ये वाला ये दोनों का गुण जो गुणनफल आएगा मतलब कि वो बराबर होकर के करते एसीएफ एलसीएम बराबर होगा। तो हम करते क्या है ना कि हमको कौची ज्ञात करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है ना, दोनों संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अच्छा पहले नियम लिखने दो। नियम है दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर एलसीएम एसीएफ गुना एलसीएम चाहे एलसीएम गुना एसीएफ, ये आगे पीछे थोड़ा सा रहे तो कोई दिक्कत ना है। और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो तुम एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना कि दो संख्याओं, देखना क्या लिख सकते हैं। जो गुना में रहता है, जैसे देखो एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम के ही पट्टी छोड़ देंगे, जो गुना में है एसीएफ तो बराबर सब ला जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। आएगा समझ में, यानी कि जो गुना में है वो भागा में चला आया है। यानी वो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये फॉर्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा ना। तो देखो एलसीएम तुम्हारा दिया मतलब एसीएफ, यहाँ गलती लिखा है, एसीएफ होगा, एसीएफ तुम्हारा दिया हुआ है ना, कितना है तो 9 है। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम बराबर 10 का 10 लिख दो, ना है तो ऐसे लिख दो कि 306,657। क्वेश्चन ठीक है ना। यहाँ 306 देखो दोनों संख्या का गुणनफल लिखना है तो दोनों संख्या का गुना कर दे रहे हैं 257। अब बटा में एसीएफ कितना है, ठीक है न रहता ना तो थोड़ा सा और क्या करता ना कि नियम लिखते वक्त यहाँ पर ध्यान देता क्या थी, तो 306 में 657 ऐसे करके लिख देते हैं, यहाँ बराबर चिन्ह दे देते हैं यहाँ एसीएफ में। और 306 तो 6,657 दोनों संख्या लिख दिए हैं साथ में, दोनों संख्या गुणनफल दर्शा भी दिए हैं। ये एसीएफ जो दिया हुआ था वहाँ से भाग दे दिए। अब इसको हल करो ना, 9 से कटेगा, ये 9 से कट जाएगा ना, बच्चों को कटेगा 302 काट के देखते हैं, बढ़िया से काटते हैं, घबराना नहीं, ज़्यादा ध्यान दो। 3 बार में 27, 3 6, 4 बार में 36, 6 बार में 34 बार में कट गया है ना। तो 34 गुने 657, अब जो आएगा तुम्हारा वो आंसर, इतना तो अपने से करना, ठीक है राधा समझ रहे हो ना। अब देखो दूसरा वाली पढ़ा रहे हैं तो एक ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक ना। अब दोबारा हम बताने इसको नहीं चाहेंगे, चल जितना भी शक रहे पूछ लो बेझिझक, अभी पूछ लो, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमा देखते हैं, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, कि जांच करना है। जैसे देखो प्राकृत संख्या बताए थे, प्राकृत संख्या 1 2 3 कैसे करते हैं, टेन से शुरू करते हैं, 4 5 डॉट 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 अनंतों तक बढ़ते चला जाएगा। और उसको जेड चाहे डब्ल्यू से बताया था पूर्ण संख्या को, 0 से प्लस n, यानी कि 0 में तुम नेचुरल नंबर को जोड़ दो ना, यानी प्राकृत संख्या जोड़ दो ना, 0 प्लस 1 2 3, मतलब कि साथ में जोड़ना नहीं है, मतलब साथ में इसको भी रख लेना है, कहाँ तक अनंत हमारे पूर्ण। और 6 पावर n ना है क्वेश्चन देखा, 6 पावर क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो n बराबर बता दिए ना कि कभी 1 कभी 2 कभी 3, मतलब इस तरह से रख के पर जाते देखो ना, देखते हैं कि जब n बराबर 1, देखो कि जब n बराबर तुम्हारा 1 रहता है तो दिया हुआ 6 के पावर n दिया हुआ है, जब 1 भरोगे तो 6 के पावर 1 यानी कि 6 आ जाएगा ना। फिर देखो यदि n बराबर तुम 2 भरो, देखो जब n बराबर 2 तो 6 के पावर n तुम्हारा दिया हुआ है तो 6 के पावर 2 यानी कि 36 आ जाएगा। जब
n बराबर 3, तो 6 के पावर 3 भरेंगे तो चलिए n लिख लेते हैं, हम मिस्टेक कर दिए। तो 3 और 6 यानी कि 6 गुने 6 गुने 6 गुना करेंगे तो तुम्हारा 216 आ गया। हम क्या देख रहे हैं, जीरो पर किसी का अंत हो रहा है, किसी का अंत जीरो पर हो रहा है नहीं ना, किसी का अंत जीरो पर हो रहा है। जब n बराबर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रखोगे ना तो जीरो पर अंत नहीं होगा। यही चीज दर्शाना था। तो 3 एग्जाम्पल हम दर्शा दिए, लिख देंगे कि जो संख्या 6 प्राकृत संख्या n संख्या 6 n अंक जीरो पर समाप्त नहीं होता है। जांच करना था कि हम लिख देंगे कि नहीं होता है, नहीं होता है। क्या चीज नहीं होता है? तो 6 के पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं होता है, जीरो पर समाप्त नहीं होता है। अरे बात समझ में, ये लिख देना ही, कोई ज्यादा में रॉकेट साइंस ना लगाना, मतलब ज्यादा कोई हार्ड ना है। 5 को समाप्त हो गया है ना, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। अब 6 बचल है, 7 बचल है। तो 6 तुम्हारा देखो ना, 6 जो प्रश्न है एक में दो प्रश्न है, एक ही प्रश्न में दो है। बताना है ना कि जो दोनों संख्या है ना, हल करने के बाद जो संख्या आएगा आज संख्याएं क्यों है, ये दर्शाना है। देखो पहला तुम्हारा 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 है ना। हम 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 7 गुने 11 और फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, तो 13 77 13 गुने। अब देखो एक अभाज्य संख्या लो, क्या दर्शाना है, भाज्य संख्या दर्शाना है ना। समझने के लिए हम एक अभाज्य संख्या ले रहे हैं 7, इसको गुणनखंड तोड़ोगे तो क्या लिखाएगा 7 गुने, यानी कि एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 होता है ना। एक अभाज्य संख्या गुणनखंड 2। चलो 11 लेते हैं, 11 लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं 11 गुने 1, 2 गुणनखंड मिला, गुणन में 2 खंड खंड टूट गया, यानी कि 2 मिला। इसके अलावे हम लोग भाज्य संख्या लेते हैं, भाज्य संख्या 9 लेते हैं। 9 को का लिख सकते हैं 3 3, चाहे हम 8 लेते हैं 2 गुने 2 और तुम्हारा ठीक ना, इतने ना। चाहे एक और ले लेते हैं 20 ले लेते हैं 2 गुने 2 गुने 5, साथ में सब एक लिख सकते हैं ना। तो हम देख रहे हैं कि जो अभाज्य संख्या है जब उसको खंडे खंडे तोड़ रहे हैं तो 2 खंड में टूट रहा है। तो ध्यान दो, लेकिन जो भाज्य संख्या है उसको खंडे खंडे तोड़ रहे हैं तो 2 से ज्यादा हो जा रहा है। 20 से है तो 2 से ज्यादा हो रहा है ना, तो मतलब कि खंडे खंडे तोड़ने पर 2 से अधिक खंड हो जाए तुम्हारा भाज्य संख्या कहलाता है, और 2 ही रहे तो तुम्हारा अभाज्य संख्या कहलाता है। आए बात समझ में। तो देखो ना 13 है, 13 गुने 78 गुने 1 लिख सकते हैं कला में, तो 2 से अधिक हो गया ये ना, बात समझ में आ रहा है। देखो 2 से अधिक खंडे खंड जब गुणनखंड तोड़े 2 से अधिक हो जाए तो तुम्हारा अभाज्य है, 2 से अधिक न हो तुम्हारा अभाज्य है ना। ये देखो ना एग्जाम्पल पर समझाए हैं। तो पहले तुम्हारे बन गया ये क्यों है, लिख देंगे कि 2 से अधिक तुम्हारा 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण यह भाज्य संख्या है। थोड़ा लिखेंगे हम, शॉर्ट में लिखें, आएगा समझ में। मतलब कि पहला प्रश्न हम बना दिए हैं ठीक ना। दूसरा प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने प्लस 5। अब देखो ना दोनों में प्लस के इस तरफ इस पूरा में 5 कॉमन हो जाएगा और इधर से ही 5 कॉमन ले सकते हैं ना। इसमें क्या बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 4 गुने 3 गुने 2। तो 1 लिखे जरूरत नहीं है, 1 गुना करेंगे तो वही रह जाएगा प्लस 1। कारण से कॉमन लिए 5 तो 5 बाहर आ जाते हैं, यहाँ तो 1 लिखाएगा ना, ये 1 तो पूरा में गुना कर देते हैं, गुना में 1 की वैल्यू नहीं रहता है, मतलब 1 गुना कर देते समाप्त ना हो गया। तो 5, अब देखो ना इसको सब गुना करो तो 7 से 42, 7 में 6 से गुना किया तो 42 आ गया, 42 में 4 से गुना करते हैं
42 में कितना से चढ़ती 12, बाद में 24 गुना कर देते हैं डायरेक्ट। देखो इसको गुना किए तो 42 आया, इसको गुना किए तो चलती 12, बाद में 24 आ गया। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 5 चौको 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1 2 0 8। ये भी देखो ना, एक में भी अपना मन से 1 लिख सकते हैं, गुना में लिख सकते हैं, गुना में 1 अपना मन से, तो फर्क तो ये पड़ेगा। तो तुम इसमें भी यही वाला बात लिख दोगे कि 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण यह भाज्य संख्या, यही बात पूरा हम इसमें भी लिखें। दोनों के दोनों क्यों भाज्य है ये व्याख्या हो गया। अच्छा प्लस वो जोड़े नहीं का ये वाला, हाँ मिस्टेक किए, ध्यान देना ये चीज। देखो इसको गुना किए तो तुम्हारा इतना 1008 है, आप +1 नहीं किए, +1 करेंगे ना तुम्हारा 5 गुने 1009 हो जाएगा। अब अगला बार दिखाएंगे गुने 1, अब फिर यही बात हम लिख देंगे। ध्यान देना यहाँ से कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। लास्ट प्रश्न 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, एक मैदान है खेलने वाला जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ तुम्हारा है, मान लेते कि वृत्त है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कोई सोनिया है जिसको 18 मिनट लगता है, ठीक। यहाँ से शुरू करेगा, फिर यहाँ से चारों तरफ एक चक्कर लगा देगा, कितना मिनट लगेगा? 18 मिनट लगेगा। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लग रहा है, ओके 18 मिनट ओके 12 मिनट, यानी कि रवि तेज दौड़ता है ना, इसको कम समय लगेगा। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से दोनों चलना शुरू कर दिया, दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू कर दिया, तो कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान में मिल जाएंगे? मिलेंगे एक साथ। चलो ये क्वेश्चन बढ़िया समझाते हैं, देखो इसको ऊपर समझा देते हैं, ठीक है, विस्तार से बोर्ड पर समझा देंगे। तो डायरेक्ट कॉल बनाने का तरीका हम समझा देते हैं, कैसे बनाएंगे इसको से। जब इस प्रकार से प्रश्न रहे ना तो एलसीएम इसका निकाल देते हैं, मात्र 18 के और 12 के हम एलसीएम निकाल देंगे। करना क्या है कि इसमें 18 और 12 के एलसीएम निकाल देना है। जो एलसीएम आएगा तुम्हारा, जैसे निकालते हैं इसका 2 से ही 9 बार में, 3 से ही 3 बार में, 3 से ही 1 बार में, फिर 2 से ही 6 बार में, फिर 2 से ही 3 बार में, फिर 3 से ही 1 बार में। 18 बराबर और 12 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1 और फिर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। एलसीएम निकालने लगेंगे तो ये 3 मैच किया, जो मैच करता है उसको घेरा लगाते हैं, और कोई और मैच नहीं कर रहा है तो 2 लिख देंगे। 1 लिखे तो 1 को में घेरा लगाई, तो 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 4 चलते 12 12 33, हमारा ये आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ना, जब चक्कर लगा रहे हैं तो मान के कि अभी पुनः जो वृत्त था, वृत्त पर मान के चलते हैं कि अभी दोनों को शुरू किया है, चलना शुरू किया है, ठीक ना, एक साथ यहाँ से प्रारंभ किया, तो कितना देर के बाद मिलेगा? तो एलसीएम कितना है? 36 मिनट के बाद। तो कहने का मतलब कि 36 मिनट के बाद फिर मिल जाएगा। ना होगा तो प्रश्न बनाते वक्त हम क्या लिख देंगे कि वो दोनों कब मिलते हैं, फिर दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे, नीचे लाइन लिख देंगे। अब बस ये बन गया, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, ठीक ना। अब यही चीज़ को हम बोर्ड पर समझा देते हैं, क्या कह रहे हैं, हम एलसीएम इसका काहे निकालें? 18 मिनट और 12 मिनट जो प्रश्न दिया हुआ था, इसमें हम एलसीएम क्यों निकालें, ये बोर्ड पर हम समझाते हैं ऑफलाइन क्लास में।